हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आपका स्वागत है आपका अपने चैनल स्कोर प्लस पे, जहां पे हम आपकी मदद करने वाले हैं स्कोर प्लस करने में। तो ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि हम आपको बताएंगे कि पढ़ना कैसे है, उस चीज को समझना कैसे है और उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि मैम हमें पता है चीजें हमें याद हो जाती हैं, पर बहुत बार जब लिखने की बारी आती है, जब एग्जीक्यूट करने की बारी आती है, वहां हम हो जाते हैं कंफ्यूज। तो आज से वरी नॉट, बिकॉज मैं हूं यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए, हर एक चीज को प्रॉपरली समझने के लिए। तो मैम आप कौन है ना, ये सवाल आ रहा होगा सबके मन में। तो मैं हूं आपकी न्यू बायोलॉजी की फैकल्टी प्रियंका, और मैं आपकी मदद करूंगी बायोलॉजी के सारे कंसेप्ट समझने में, और हर एक चीज को ना ही सिर्फ समझने के लिए, लाइफ टाइम के लिए याद करने के लिए। ये मेरी कोशिश रहेगी, और मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को कितना अच्छे से चीजें समझ आती हैं और कितना आप एंजॉय करते हैं। तो आज जब हम पढ़ने की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ होना चाहिए ना जहां से हम चीजें स्टार्ट कर सके। और जब हम स्टार्ट करेंगे हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं हमारे आसपास जो हमें आज तक नहीं पता थी। तो छोटी छोटी चीजें भी मैं आपको बताती रहूंगी along with the things that are there in our book। तो जब हम बुक की बात कर रहे हैं तो बुक में ऑब्वियसली बहुत सारे चैप्टर्स हैं, और सारे चैप्टर तो आपको बायो के नहीं लगते होंगे। तो हाँ जी, ये जो बायो है ये पार्ट है विज्ञान का, मतलब साइंस का। साइंस में आती है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जब हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, जब हम पढ़ने की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा हैप्पी मूड होना चाहिए। और हैप्पी मूड कहाँ होता है? घर में, है ना। तो जो घर है बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो किस चीज से बना है, आप बोलेंगे मैम क्या सवाल है, हमको तो बहुत अच्छे से पता है कि घर तो सबकी ईंटों से बनी होती है। तो ये सवाल क्यों पूछ रहे हो आप? हम तो बायो पढ़ने के लिए हैं, हम यहाँ पे घर बनाना क्यों सीख रहे हैं? तो बताती हूँ मैं, क्योंकि ये जो चीज है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी से हमारी जो बॉडी है उसका भी कुछ रिलेशन है। तो जब हम बात कर रहे हैं घर की, तो आप बोलेंगे कि हाँ जी मैम घर है। अब घरों में क्या होते हैं? कमरे, राइट। और वो जो कमरे होते हैं वो किससे बने होते हैं? दीवारों से। और एक एक जो दीवार है वो छोटी छोटी ईंटों से बनी होती है ना। तो जो छोटी छोटी ईंट है आपस में जुड़ के जब वो पूरा का पूरा घर बनाती है, तो वो हो जाता है हमारा सबसे प्यारा, सबसे न्यारा जगह, जहां हम रहना पसंद करते हैं और हम करते हैं अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज। तो जैसे इस ब्रिक से हमारा बना है प्यारा प्यारा हाउस, जिसमें हम सब मिलके उसे बनाते हैं होम, वैसे ही हमारी जो ये इतनी बड़ी बॉडी है ना, ये बहुत छोटी चीज से मिलके बनी हुई है। और वो जो छोटी चीज है वही कहलाती है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और उस चीज का पता है नाम क्या है? वो है सेल। तो ये वो सेल नहीं है जो आपको रिमोट में देखने को मिलेगा या टॉर्च में देखने को मिलेगा। जी नहीं, ये वो नहीं है, ये वो है जिससे हम बने हुए हैं। तो जैसे ईंटों से बनता है घर, वैसे ही सेल से बनती है बॉडी। ना ही सिर्फ हमारी बॉडी, बाकी एनिमल्स की भी बॉडी इसी से बनी हुई है। और सारे के सारे काम जो है वो इस सेल में होता है। और ये क्या, कैसे, कितना, क्या क्या चीजें हैं, सब हम इसी चैप्टर में डील करने वाले हैं। तो ये चैप्टर है आपकी बुक का 5वां चैप्टर, और ये है बायो का पहला चैप्टर। तो रहिए मेरे साथ यहाँ पे टिल द एंड, सो दैट आपके सारे कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद सेल। तो जब हम सेल की बात कर रहे हैं बेटा जी, सेल जो है, जैसे मैंने बताया, ये बहुत छोटी चीज है। तो ये बेसिकली आपको सारे ही लिविंग फॉर्म्स में मिल जाएगा, जो कि माइक्रोस्कोपिक यूनिट होता है। माइक्रोस्कोपिक का क्या मतलब होता है मैम? इसमें अगर आप देखेंगे एक वर्ड है माइक्रो। ये जो माइक्रो वर्ड है ना बेटा, ये माइक्रो बेसिकली इसका मतलब होता है स्मॉल, मतलब छोटी छोटी चीजें। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं हम, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो काफी ज्यादा छोटे हैं। तो माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स जो हैं उन्हीं को कहते हैं हम सेल। और जितने भी हमारे पास लाइफ फॉर्म्स हैं, ये उनमें काम करते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का। मतलब कि ये हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं, क्योंकि जैसे ईंटों को जोड़ के आपने कमरे बनाए, वैसे ही सेल जुड़ के टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज जुड़ के ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन जुड़ के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एंड फाइनली बन जाती है हमारी
बॉडी। तो ये जो हायरार्की है ये हम धीरे धीरे सब कुछ समझने वाले हैं, और जब ये समझते हैं हम, जब हम बात करते हैं सेल की, तो इसकी स्टडी को कहते हैं साइटोलॉजी। ये जो है ना सीधा 1 मार्कर में आ जाता है एमसीक्यूज में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल कॉल्ड एज, तो इट इज सिंपली साइटोलॉजी। ओके जी, यहां तक हो गया क्लियर। फिर सवाल आता है कि मैम हम ये पढ़ रहे हैं तो कैसे पता लगा कि सेल है? किसी ने तो पहली बार पढ़ा होगा ना। हाँ जी, जो सबसे पहले सेल की स्टडी की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। तो मैम इन्हें कैसे पता लगा कि सेल है? तो ये इन्होंने देखा था डेड स्लाइस ऑफ कॉर्क में। जो कॉर्क होता है ना, वो लकड़ी का एक टुकड़ा होता है। आपने कभी देखा होगा, कुछ हमारे पास बॉटल्स होती हैं, उनमें ना लकड़ी के ढक्कन होते हैं। तो वो जो लकड़ी का ढक्कन होता है ना, दिस इज बेसिकली द कॉर्क। और इन्होंने इसे ऑब्जर्व किया था खुद के बनाए हुए एक सिंपल से माइक्रोस्कोप में। तो जब इन्होंने उसको माइक्रोस्कोप में देखा ना बेटा, इनको दिखे एकदम से मधुमक्खी के छत्तों जैसा स्ट्रक्चर, ऐसे हेक्सागोनल शेप के काफी सारे छोटे छोटे कमरों की तरह चीजें थी। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये तो स्ट्रक्चर हो गया हनीकॉम्ब मेज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और इन स्ट्रक्चर्स में आप देखें तो आपको छोटे छोटे कमरे जैसे दिख रहे होंगे ना, तो इन्होंने इनको कह दिया जी सेल। और ये सेल कहां से आया? तो ये सेल जो है ये एक लैटिन वर्ड है। इन लैटिन में सेल का मतलब होता है छोटे कमरे। तो अगर हम बोलें इसका मतलब क्या है, तो लैटिन भाषा में दिस इज कॉल्ड एज स्मॉल रूम। तो देखा जी कितनी ब्रीफ हिस्ट्री है इस सेल की। हम सिर्फ शब्दों को देखते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि सेल का असली मतलब क्या है। आसपास कितनी सारी चीजें हैं ना, तो सोचो हम आसपास की कोई भी शब्द को उठा के किसी को नया नाम दे सकते हैं। तो ये जो हनीकॉम्ब मेज लाइक स्ट्रक्चर में छोटे छोटे कमरों की तरह चीजें थी, रॉबर्ट हुक ने उन्हें कह दिया कि ये है सेल। इसमें जो एक बात नोट करने वाली है वो ये है कि सेल की पहली डिस्कवरी तो रॉबर्ट हुक ने करी थी, लेकिन इनका जो सेल था वो डेड था, ठीक है। तो इन्होंने डेड सेल की करी थी। अब मैम लिविंग सेल किसने किया? तो जब हम बात कर रहे हैं ना इसकी, तो हम समझते हैं अपने क्लास के हिसाब से। क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना, और अगर कोई एक अच्छा काम करे तो ऑब्वियसली उसे काफी ज्यादा प्रेज मिलेगा कि वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे सारे के सारे काम करते रहो। तो जब हम किसी को देखते हैं कि अरे इसे तो तारीफ मिल रही है, हम भी एक्साइटेड हो जाते हैं ना कि अब मैं भी अच्छे से करूंगा और मैं भी ऐसे ही तारीफ पाऊंगा। तो सेम वे जब रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी करी, जितने भी बच्चे थे, जितने भी बाकी लोग थे, वो भी एक्साइटेड हो गए, एंथुजियास्टिक हो गए कि हम भी कुछ ऐसा करेंगे जिससे ना हमें भी काफी ज्यादा प्रेज मिले, ठीक है। ऐसा रियल में नहीं है, बस समझने के लिए हम इसको समझ सकते हैं। फिर कौन आया? फिर आए एवी ल्यूविन हुक। एवी ल्यूविन हुक ने पहली बार फर्स्ट टाइम लिविंग सेल्स जो हैं उनको डिस्कवर किया। वो भी कौन से लिविंग सेल? फ्री लिविंग सेल। मतलब कि ये सारे के सारे सेल जो थे ये अकेले अकेले जो थे एग्जिस्ट कर रहे थे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सारे के सारे सेल्स जो आपस में जुड़े हुए हैं, बट इन्होंने फ्री लिविंग सेल्स ऑब्जर्व किया था। और कहाँ किया था? इन पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी में इन्होंने पहली बार जो फ्री लिविंग सेल्स हैं वो ऑब्जर्व किए थे। और कौन से साल में किए थे? 1674। कितनी पुरानी बात है ना। मतलब जो सेल्स हैं वो काफी पहले डिस्कवर किए गए थे। उसके बाद आए हमारे पास पुरकिंजे। पुरकिंजे जो हैं वो हो गए अपने नेक्स्ट स्टूडेंट, जो कि इस काम में लग गए थे कि सेल पता लग गया, लिविंग सेल पता लग गया, अब और भी चीजें देखते हैं कि उस सेल में क्या है। तो पुरकिंजे जो हैं, उनका नाम था पुरकिंजे। इन्होंने सेल के अंदर जो फ्लूइड पार्ट होता है ना बेटा, फ्लूइड पार्ट जो कि लिविंग होता है, वो इन्होंने डिस्कवर किया था। पुरकिंजे ने डिस्कवर किया था प्रोटोप्लाज्म, जो कि बेसिकली सेल का लिविंग फ्लूइड पार्ट है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों ही आता है। तो ये जो है ये अलग अलग केमिकल से बना होता है, जैसे कि वाटर, आयरन, सॉल्ट एंड इवन कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन्स। प्रोटीन्स पता है ना हमें, मसल बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, काफी लोग आजकल ऐसे हैं कि नहीं यार कार्बोहाइड्रेट चीजें नहीं खानी, बट बिल्कुल है ये, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना वो एनर्जी देने का काम करते हैं। तो अगर आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो आप हो जाएंगे एकदम लेजी, कुछ भी काम कर नहीं पाएंगे, तो फिर पढ़ाई कैसी होगी?
तो जल्दी जल्दी से अपने फूड में कार्बोहाइड्रेट्स रखिए, चावल खाइए, रोटी खाइए। ये नहीं कह रही कि बहुत सादा खाइए, बट बिल्कुल खाइए ताकि आपका जो मील है वो बैलेंस मील है और आपके पास हर चीज़ करने के लिए प्रॉपर एनर्जी है, प्रॉपर मसल्स है एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, और इसमें होते हैं कुछ सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज जो होती हैं ये छोटी छोटी एंटाइटीज होती हैं जो कि कुछ काम करेगी। तो एज अ होल सेल को काफ़ी सारे काम जो हैं वो करने पड़ते हैं, जिसमें मदद हो जाती है किससे? सेल ऑर्गेनेलीज से। और इसमें होता है न्यूक्लियस, घर का मुखिया, कमांड सेंटर ऑफ द सेल, कि हाँ तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, काम ऐसे होगा। ये सारी की सारी जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की चीज़ें हैं एक सेल में, वो गवर्न करता है न्यूक्लियस। और ये जो सेल है ये जनरली सोल जेल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सोल जेल, सोल में अगर आप देखें तो ये जो सोल है, सोल स्टैंड्स फॉर सॉलिड, मतलब कि सेल के अंदर जितने भी सॉलिड वाली चीज़ है जैसे कि ऑर्गेनेलीज हो गई, वो बेसिकली सोल हो गया। और जो जेल है, जेल का है मतलब जेली लाइक, मतलब कि थोड़ा सा फ्लूइड लाइक चीज़ें होंगी जैसे कि साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, तो सेल के अंदर चीज़ें जो है वो सोल जेल स्टेट में एग्जिस्ट करती है, मतलब कि कुछ चीज़ें सॉलिड होंगी और कुछ चीज़ें जेली लाइक होंगी। तो आई होप दैट आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और अभी तक हमने 3 लोगों के नाम जो हैं वो सीख लिए हैं और इनको एक ऑर्डर में याद रखेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा बेटा आपके लिए। पहले है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने डेड सेल्स देखे थे, कहाँ पे? कॉर्क में। देन आए हमारे पास एवी ल्यूवेनहुक, जिन्होंने लिविंग सेल्स देखे थे, कहाँ देखे थे? पॉन्ड वाटर में। एंड देन हमारे पास आए पुरकिंजे, पुरकिंजे ने पहली बार प्रोटोप्लाज्म जो है वो डिस्कवर किया था। तो ये हो गए 3 इंपॉर्टेंट लोग, और भी इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए यहीं पे। और यहाँ आगे और 2 लोग, 2 लोग कौन है? स्क्लीडन एंड स्किवैन, जिन्होंने मिलके एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी जिसे हम कहते हैं सेल थ्योरी। तो ये सेल थ्योरी क्या है और कैसे कैसे इसकी जो डेरिवेशन थी वो सब हुई। जब हम सेल थ्योरी की बात कर रहे हैं, मतलब सेल से रिलेटेड कोई थ्योरी है जो कि इन दोनों ने दी है, मतलब कि स्क्लीडन एंड स्किवैन ने दी है। स्क्लीडन ने और स्किवैन ने बात सेम ही करी थी, बट इन्होंने अलग अलग चीजों की बात करी थी। मतलब मैम थ्योरी तो एक है, अलग अलग बात एक साथ क्या? कंफ्यूज मत होइए, मैं बता रही हूँ। तो पहली बार क्या हुआ था, जो स्क्लीडन है इन्होंने शुरू किया था इस चीज को देखना, कौन से साल में? 1838 में। तो 1838 में स्क्लीडन ने अपना जो स्टेटमेंट है वो दिया था कि जितने भी प्लांट्स हैं हमारे पास, वो सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो सेल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब कि उनके अंदर हमें सेल देखने को मिलेगा। तो हम याद कैसे रखेंगे मैम कि प्लांट की बात करी थी और स्किवैन ने किसकी बात करी थी? तो स्क्लीडन की अगर आप स्पेलिंग देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना एल, और इस एल से हम याद रखेंगे प्लांट्स। ठीक है, तो पहले बात हुई थी जी प्लांट्स की कि उनके अंदर जो है सेल्स प्रेजेंट है। ठीक उसी के 1 साल बाद, मतलब कि 1839 में, मतलब 1839 में स्किवैन ने बात करी थी कि जितने भी एनिमल्स होते हैं हमारे पास, उनके अंदर भी भैया सेल्स होते हैं। अब बात तो दोनों ने सेम करी है, बट क्योंकि एक ने प्लांट को चुना है, एक ने एनिमल्स को चुना है, तो दोनों को रिकॉग्निशन अलग अलग मिली। बट हमने क्या किया, हमने इन दोनों की थ्योरीज को कंबाइन करके बना दिया सेल थ्योरी, जिसके मुताबिक ऑल द प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, ये सारे के सारे बने हुए हैं किससे? जी सेल से। ठीक है, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ओवरऑल जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से। देन जो दूसरी चीज इन्होंने बोली वो ये बोली कि जो सेल है वो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि क्योंकि प्लांट और एनिमल सारे के सारे ही सेल से बने हुए हैं, तो ये जो सेल है ये लाइफ का बेसिक यूनिट है। तो इतना था स्क्लीडन और स्किवैन की कंट्रीब्यूशन। फिर क्या हुआ, फिर उसके कुछ टाइम बाद आए वर्चाओ। ठीक है, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आए वर्चाओ, जिन्होंने सेल थ्योरी में ही थोड़ा सा कंटिन्यूएशन करते हुए ये बोला कि बेटे तुमको जो न्यू सेल दिख रहे हैं ना, ये नए सेल ऐसा नहीं है कि आसमान से यहाँ टपक पड़े हैं। ये जो सेल है ये पुराने ही सेल से बन के आए हैं, मतलब कि ऑल द न्यू सेल्स दैट यू आर एबल टू सी आर बेसिकली अराइजिंग फ्रॉम
प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब कि जो पहले से ही इस दुनिया में है वही वाले जो सेल्स हैं वो टूट के बना रहे हैं नए सेल, जो कि सेल थ्योरी का थर्ड स्टेटमेंट है। और ये दिया किसने था? वर्चाउ ने। तो यहाँ पे भी ये जो 3 नाम है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वो कौन कौन से नाम है? स्क्लीडन, स्क्लीडन में एल से याद रखेंगे प्लांट्स, स्किवैन, स्किवैन जब प्लांट्स याद हो गए तो स्किवैन का अपने आप याद हो जाएगा ना एनिमल्स, एंड देन हमारे पास है वर्चाउ। तो ये जो स्टेटमेंट्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल थ्योरी डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं। 2 नंबर के लिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे कि हु वर द वंस हु गेव द सेल थ्योरी एंड व्हाट वाज देयर postulates। तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि स्क्लीडन एंड स्किवैन टॉक्ड अबाउट दी प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देन ऑल द सेल्स दैट वी हैव आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एंड वर्चाउ की स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि जितने भी न्यू सेल्स हैं हमारे पास वो बेसिकली प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने हुए हैं। तो आई होप दैट यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे ना क्लियर होते होते आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, वायरसेस आर द एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। तो जब भी हम बायो पढ़ते हैं ना कुछ चीजें ऐसी होंगी जो अलग ही रहती हैं, मतलब कि सब कुछ फॉलो कर रहे हैं पर वहीं एक होगा जो कुछ फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे वायरसेस हैं जो कि इसके एक्सेप्शन है। क्यों है? क्योंकि आज भी इस चीज को लेके कंट्रोवर्सी है कि जो सेल है वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग। कौन से सेल? तो वायरसेस बेसिकली ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो मैम ये कंफ्यूजन क्यों है भाई? इतने सारे ऑर्गेनिज्म का जब हमने बता दिया कि लिविंग है या नॉन लिविंग है, इनमें क्यों कंफ्यूजन है? क्योंकि ये ना वो उल्लू बनाने वाले लोग हैं। मतलब कि वायरसेस जो है ना जब ये बाहर है, मतलब कि एनवायरनमेंट में है, ये डेड की तरह बिहेव करते हैं कि जी मैं तो मरा हुआ, मेरा तो कोई असर ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। और जैसे ही ये ह्यूमन की बॉडी में एंटर करता है, मतलब किसी होस्ट की बॉडी में एंटर करता है, नॉट एग्जैक्टली ह्यूमन, इसके जो होस्ट हैं वो बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, जब ये अपनी होस्ट की बॉडी में एंटर करता है ना तब हो जाता है ये एक्टिवेट कि अच्छा अब तो मुझे जगह मिल गई, अच्छा खासा खाना मिलने वाला है, अब मैं क्या करूंगा? मैं रेप्लिकेट करूंगा, मैं अपनी कॉपीज बनाऊंगा। तो देखा कैसे उल्लू बना दिया? बाहर तो एकदम डेड था, जैसे ही इसको होस्ट मिला, कोई लिविंग सेल मिला, ये उनके अंदर जाके रेप्लिकेट कर रहा है, मतलब अपनी कॉपीज बना रहा है। और जब ये काम कर रहा है तो ऑब्वियसली वो लिविंग वाला काम है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही तो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो क्योंकि ये ऐसा काम कर रहा है इसीलिए कंट्रोवर्सीज है, बट ज्यादातर जो साइंटिस्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि ये लिविंग है, बस इनके पास जो खुद का मशीनरी है, खुद काम करने की जो क्षमता है वो कब एक्टिवेट होती है? जब ये किसी लिविंग सेल के अंदर है और लिविंग सेल का भी होस्ट जो है, होस्ट की जो मशीनरी है उसको इस्तेमाल करके ये अपने सारे काम करते हैं। तो क्योंकि इसके ऊपर बेसिकली ये 3 चीजें लागू नहीं हो रही हैं, इसीलिए ये इस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। तो आई होप कि यहां तक आप सबको बेसिक इंट्रोडक्शन जो है सेल का वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जब हम सेल की बात कर रहे थे तो इसको हमने रिलेट किया था किससे? घर से। घर जो है, अब सबके घर तो सेम नहीं होते है ना, सबके घर अलग अलग होते हैं, राइट? तो वैसे ही जब हम सेल की बात कर रहे हैं ना तो सेल अपने आप ही अलग अलग टाइप का हो सकता है, चाहे वो साइज के बेसिस पे हो, चाहे वो शेप के बेसिस पे हो, और जैसा वो है उस हिसाब से हमारे पास अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो देखने की जब बात आ रही है तो मैम सेल को देखा किसकी मदद से जाता है? तो सेल को बेसिकली बेटा माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है। स्टार्टिंग में तो जो हमारे रॉबर्ट हुक थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने खुद से बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था उससे देखा था कि सेल्स कैसे दिखते हैं। धीरे धीरे एडवांसमेंट हुई, हमारे पास आए कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसकी मदद से हम ज्यादातर जो छोटी चीजें हैं उनको देख सकते हैं, बट अगर कोई है ना जो बहुत ही ज्यादा छोटा हो उनके लिए हम रेफर करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। तो जब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे टॉप पर आता है हमारे पास आई पीस। आई पीस से समझ आ रहा है जहां पे हमने आंखें रखनी है, ना निकाल के नहीं रखनी, मतलब कि मान लीजिए ये जो है ये लॉन्ग वाला पार्ट है, इसके ऊपर आई पीस है, तो हम यूजुअली ऐसे देखते हैं, तब जाके हमें जो नीचे चीज रखी हुई है वो दिखती है। तो नीचे किस पे रखेंगे? हम रखेंगे चीजों को स्टेज पे। किसको रखेंगे? हम रखते हैं
स्लाइड को। स्लाइड बेसिकली माइक्रोस्कोप का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ रख रहे हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया कि स्लाइड क्या है। तो जब हमने स्टेज पे रखी स्लाइड, आई पीस के थ्रू हम चीज़ों को देख सकते हैं। अब जो चीज़ें हैं वो कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, क्या क्या हमें देखना है, उस हिसाब से हमारे पास अलग अलग होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो लेंस को हम रोटेट करते हैं और उस हिसाब से हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं। और इसका जो लाइट है कि ऑब्वियसली अंधेरे में तो चीजें नहीं देखोगे ना, तो लाइट को गवर्न करने के लिए कि भाई कितनी लाइट है, उसके लिए हमारे पास होता है मिरर एट द बेस, जिसको हम ऊपर नीचे करते हैं तो इसकी जो लाइट है वो एडजस्ट हो जाती है। एंड देन हमारे पास और भी काफी सारी पार्ट्स हैं जो कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको देखने को मिलेगी, बट ये जो थे ये इसके मेजर पार्ट थे। तो हम क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कुछ में हमने ले लिया प्याज को, मतलब अनियन को। तो जब पहली बार अनियन पील जो होता है ना उसको रखा गया था माइक्रोस्कोप में, तो हमें कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर देखने को मिला था। तो जब हम बात कर रहे हैं अनियन पील की तो काफी कंफ्यूज हो जाएंगे, मैम ये क्या होता है। तो कभी जब अनियन छीला हो, बाहर वाला छिलका नहीं, अनियन छीलने के बाद हमें बहुत सारी लेयर्स मिलती है ना, कभी अगर उन लेयर्स को हटाओ तो देखना एक पतली सी ना मेम्ब्रेन सी बाहर आ जाती है। तो दैट इज बेसिकली द अनियन पील। और उसको प्रॉपर्ली स्टेन करेंगे हम। स्टेन के लिए हम यूज करते हैं सैफ्रनिन, ठीक है। इसके लिए एक स्टेन यूज होता है जिसे हम कहते हैं सैफ्रनिन, जिसकी मदद से ये वाला कलर इसमें आ जाएगा और फिर हम देख पाएंगे कि सेल्स में क्या क्या चीजें होती हैं। तो अनियन पील में बेसिकली हमें दो चीजें दिखी थी, ऑब्वियसली जो सेल है, और इस सेल में एक और चीज स्पॉट हुई थी, दैट इज द न्यूक्लियस। तो ये दो चीजें हमें अनियन पील में पता लगी थी और इसी को फिर और ज्यादा स्टडी करते करते हम पहुंचे बाकी सारी चीजों पे, जहाँ पे हम भी पहुंचने वाले हैं। तब तक के लिए इतना जो है हमने अभी तक सीख लिया। तो चलो जी थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या है। मैंने आपको बताया था ना हमारे पास बहुत सारे जो है सेल्स हैं। तो टाइप्स ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो टाइप हैं, जिसमें से एक कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरे हैं यूकैरियोटिक सेल। और जिस ऑर्गेनिज्म में ये वाले रिस्पेक्टिव सेल्स हैं उनका नाम हो जाता है उसी हिसाब से चेंज। तो जिन ऑर्गेनिज्म में बेटा है प्रोकैरियोटिक सेल वो कहलाएंगे प्रोकैरियोट्स, ठीक है, ये कहलाएंगे प्रोकैरियोट्स। और जिनके अंदर है यूकैरियोटिक सेल वो कहलाते हैं यूकैरियोट्स। तो आप मुझे बताने वाले हैं कि वी द ह्यूमन बीइंग्स आर द टाइप ऑफ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो यहाँ पे आप आंसर दे देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि मैं आपको थोड़ी देर में बता ही दूंगी कि क्या चीज़ है। तो जब हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक की, हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे और साइनोबैक्टीरिया का। और यूकैरियोट्स की जब हम बात कर रहे हैं हमारे पास है यहाँ पे एग्जाम्पल पैरामीशियम अमीबा का और ऑस्ट्रिच पाइन ट्री का। तो अगर आप इस स्लाइड को ध्यान से देखें तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों की और इन दोनों को हमने कहा है यूनिसेल्यूलर। मैम अब इसका क्या मतलब है? तो बेटा जी पहली बात तो जब हम प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं, ये प्रोकैरियोटिक बना है दो शब्दों से। मतलब कि अगर हम वर्ड देखें प्रोकैरियोटिक तो इसको हम तोड़ देंगे, ठीक है। इस प्रोकैरियोटिक वर्ड को अगर आप तोड़ दें तो ये तोड़ने से बना है दो वर्ड, मतलब कि प्रो और कैरियोटिक जो है ये एक वर्ड है कैरियन, उससे बना हुआ है। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब कि कोई चीज जो कि एकदम नई नई हो, ठीक है, न्यू मान लीजिए आप। तो ऑब्वियसली अगर कोई चीज न्यू है तो आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एकदम परफेक्ट होगी, है ना। तो वैसे ही जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं एकदम परफेक्ट नहीं होते। किस टर्म में परफेक्ट नहीं होते ये हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले इस कैरियन का मतलब देख लेते हैं। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस, नया नया न्यूक्लियस, मतलब कि जो न्यूक्लियस है ये वेल डेवलप्ड नहीं है। और जब हम बात कर रहे हैं वेल डेवलप्ड की तो ये जो न्यूक्लियस है इस बेचारे के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। दिस लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब कि इसकी खुद की कवरिंग नहीं है। और क्योंकि इसमें कवरिंग नहीं है इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल है और इसके न्यूक्लियस को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। इसको हम कह देंगे जी न्यूक्लियोइड। तो इतना पता लग गया।
कैरियन से तो आपको मतलब सब क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरी वर्ड दैट इज यूकैरियोटिक पे। तो जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक की तो अगेन कैरियोटिक का मतलब हो जाएगा कैरियन, कैरियन से मिल जाएगा हमें न्यूक्लियस। ठीक है, ये तो हमें क्लियर है। बट अगर हम देखें अब यू को, तो यू जो है इसका मतलब होता है जो थोड़े ओल्डर सेल्स हैं जिनमें काफी सारी चीजें जो है वो वेल डेवलप्ड है। तो यूकैरियोट्स में बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है ये होता है वेल डेवलप्ड। अगेन वेल डेवलप्ड किस टर्म्स में बोल रहे हैं हम? टर्म्स है हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब कि यूकैरियोट्स में प्रॉपर्ली डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसकी वजह से इनका जो सेल है वो काफी अच्छे से काम कर पा रहा है। तो ये था इसका बेसिक मतलब। तो इससे मिल गए हमें ये दो सेल्स दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। नीचे आपको दो वर्ड्स और दिख रहे थे ना, यूनिसेल्युलर और यहाँ पे है मल्टीसेल्युलर, ये भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का डिफरेंस। तो मतलब तो हमें पता लग गया, जब हमें शब्द का मतलब पता लग गया तो अब तो भाई हम सारी चीजें खुद ही कर सकते हैं, है ना। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब पता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस है तो ऑब्वियसली इसका जो न्यूक्लियर रीजन है वो सराउंडेड नहीं है किससे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो अगर इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो जो हायर ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि ऑब्वियसली मल्टीसेल्युलर होंगे उनका तो काम सही से नहीं चलेगा ना। आप सोचिए अगर आपकी बॉडी में ऐसा सेल है जिसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो वेल डेवलप्ड ही नहीं है, तो डू यू थिंक कि आपकी बॉडी इतने अच्छे से इफेक्टिवली काम कर पाएगी? नहीं ना। तो ऑब्वियसली ये उन ऑर्गेनिजम्स में होगा जो ज्यादातर यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनि मतलब होता है वन। अब आप कहते हैं ना कि मैम इस सब्जेक्ट का क्या यूज है, उस सब्जेक्ट का क्या यूज है, तो देखो यहाँ मैथ्स यूज आ रही है। मतलब कि यूनि का क्या मतलब होता है? वन। ये मैथ्स में सीखा हुआ है हमने। सेल्यूलर के लिए ऑब्वियसली हमारे पास है वर्ड सेल। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके पास वन सेल होगा, यूनिसेल्युलर वाला। ठीक है, तो इसीलिए वन सेल कंटेन करने वाले ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं यूनिसेल्युलर। और प्रोकैरियोटिक सेल में हमेशा ही आपको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो देखने को मिलेंगे। और क्योंकि ये यूनिसेल्युलर है, ये काफी ज्यादा छोटे भी होते हैं साइज में। बड़े होंगे तो ऑब्वियसली इनका जो फंक्शन है वो काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा और इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं बेटा वो काफी छोटे होते हैं साइज में, अराउंड 1 to 10⁻⁶ मीटर्स, वेरी वेरी टाइनी। देन अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो इनका जो क्रोमोसोम है वो एक ही है। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही क्रोमैटिन होता है जो क्रोमोसोम मटेरियल है हमारे पास, आगे चल के वही डिवाइड करेगा और पेरेंट्स से जो उनके बच्चे हैं उन तक चीजें पहुंचेगी। तो पेरेंट्स से बच्चे मतलब कि रिप्रोडक्शन आ रहा है। तो जब हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे ये जनरली डिवाइड होके जो अपने ऑफस्प्रिंग्स है वो फॉर्म करते हैं। तो इनमें डिवीजन दो तरीके से हो सकती है, दैट इज फिजन एंड बडिंग। फिजन क्या होता है? फिजन का मतलब होता है टू ब्रेक, मतलब कि इसमें जो चीजें हैं ये टूटने वाली हैं। और कौन टूटेगा? ऑब्वियसली पेरेंट बॉडी टूटेगा। और बडिंग में क्या होता है कि अगर हमारे पास एक सेल है ना, इसी के ऊपर छोटे छोटे आउटग्रोथ्स आते हैं जिसे हम बड कहते हैं। और ये बड जब बड़े हो जाते हैं, थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, तो ये पेरेंट बॉडी से अलग हो जाते हैं और अपनी लाइफ अकेले ही जीना पसंद करते हैं। और फिर सेम ये भी वही प्रोसेसेस जो है फॉलो करते हैं। तो ये तो हो गया कि ये रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं। एक और चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है देखने वाली वो ये है कि इनके अंदर न्यूक्लियोलस जो है वो है बेटा एब्सेंट, मतलब कि इसके अंदर न्यूक्लियोलस जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो मैम अब ये न्यूक्लियोलस क्या है? ये न्यूक्लियोलस बेटा न्यूक्लियस का एक पार्ट होता है जिसका काम होता है राइबोसोम सिंथेसिस का, और इसको हम ना न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियोलस भी बोल सकते हैं। तो क्योंकि बेचारे खुद ही ज्यादा डेवलप नहीं है, इनके अंदर न्यूक्लियोलस भी नहीं होता। और नॉट ओनली द न्यूक्लियस, इनके जो ऑर्गेनेलीज भी हैं उनके पास भी मेम्ब्रेन नहीं होती। तो इस मतलब को अगर आपको पता लग जाएगा ना, इस शब्द का मतलब, इस मतलब को याद रखते रखते हम इससे सारे पॉइंट्स जो हैं खुद ही डिराइव कर सकते हैं। और एक पॉइंट जो हमें याद रखना इंपॉर्टेंट है वो है इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है बैक्टीरिया। तो ये हो गया प्रोकैरियोट्स के बारे में। इसी का ठीक उल्टा आ जाता है यूकैरियोटिक सेल्स के टाइम पे। इनका साइज जो है वो नॉर्मली उनसे बड़ा होता है, दैट इज अराउंड 5 to 100 माइक्रोमीटर। देन अगर न्यूक्लियर मटेरियल की बात करें तो ये प्रॉपरली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर सराउंडेड होते हैं।
वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इनके केस में, और ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और ये मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं, मतलब कि इनके पास मेनी सेल्स भी हो सकते हैं। और ऑब्वियसली मेनी सेल्स वाले कौन है? हम है। तो हम जो है वो यूकैरियोट्स में आते हैं, जिसका जवाब आप पहले ही शायद दे चुके होंगे कमेंट बॉक्स में। यहां पर अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स की कि कितने क्रोमोसोम्स हैं, तो एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स के ऊपर ना जीन्स होते हैं, और वो जो जीन्स है ना वो ये दिखाते हैं कि हम कैसे दिखने वाले हैं, मतलब हमारी आंख कैसी होगी, हमारी नाक कैसी होगी, हमारा स्किन का कलर कैसा होगा, हमारे बाल के कलर कैसे होंगे। तो ऑब्वियसली जब इतने सारे फीचर्स हैं तो हमें बहुत सारे क्रोमोसोम चाहिए होंगे, राइट। तो इसीलिए यूकैरियोट्स में जनरली हमारे पास एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है, मतलब कि न्यूक्लियस के पास भी जो है ये प्रेजेंट होगा। देन अगर हम बात करें सेल डिवीजन की कि ये वाले जो है ये कैसे ऑफस्प्रिंग्स बनाएंगे, है ना, तो ये बेसिकली मियोसिस और माइटोसिस की प्रोसेस, ये भी डिवीजन ही है। ठीक है, सेल डिवाइड कैसे हो रहे थे, इनमें सेल डिवाइड हो रहे थे फिजन और बडिंग से, इस केस में सेल जो है वो माइटोसिस और मियोसिस से डिवाइड होंगे, और इनको डिटेल में हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इनके जो सेल ऑर्गेनेलीज है बेटा, उनमें भी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट तो ऑब्वियसली एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स के बिना चीजें जो है ना वो अधूरी रह जाती हैं। तो जब भी डिफरेंस पूछे ना, प्लीज एग्जाम्पल्स मेंशन करके आना, क्योंकि जब आपको ना एग्जाम्पल पता होगा ना, आपको कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, मल्टी सेल्स होते हैं, और ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स तो बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जब हम फंक्शंस ही कॉम्प्लेक्स परफॉर्म करेंगे तो हमारा जो सेल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, उसके ऑब्वियसली उसके पास मेम्ब्रेन होनी चाहिए, उसके ऑर्गेनेलीज के पास मेम्ब्रेन होनी चाहिए, उसके न्यूक्लियस के पास भी मेम्ब्रेन होनी चाहिए। और जिसके पास मेम्ब्रेन होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो हमारे अंदर होंगे यूकैरियोट्स। ऐसे करके लिंक करते हुए चलेंगे चीजों को। जब लिंक करेंगे ना, चीजें याद भी रहेंगी और समझ में भी आएंगी और मजा आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मजा आएगा पढ़ने में। तब सिर्फ हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि यार पेपर देना है, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में तो नंबर चाहिए, इसलिए नहीं पढ़ेंगे हम। अब हम समझने के लिए पढ़ेंगे। और जब हम अपनी बात कर रहे हैं ना, बायो में हम ज्यादातर अपनी बात करते हैं, हम प्लांट्स की बात करते हैं, हम अपने सराउंडिंग्स की बात करते हैं, तो ये चीजें तो हमें पता होनी चाहिए ना। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरी बॉडी कैसे बनी है, मेरी बॉडी काम कैसे करती है, तो क्या फायदा हमारा होने का, है ना। तो पढ़ाई इसलिए इंपॉर्टेंट है, और पढ़ाई को सिर्फ इसलिए मत पढ़ो कि नंबर लाने हैं, क्या करना है क्या करना है, नहीं, हम पढ़ेंगे क्योंकि मुझे जानना है कि मैं कैसी हूं, मेरी बॉडी में क्या क्या है। इस सोच के साथ पढ़ेंगे तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे भी समय आ गया है आगे बढ़ने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो क्योंकि हम ये वर्ड देख चुके हैं, इसको भी जरा एक बार ध्यान से तोड़ते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हमने देख लिया था, अब बारी आई है यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर की। तो बायो में थोड़ा सा मैथ्स लाएंगे, जैसे थोड़ी देर पहले लाए थे। तो यहां से यूनि से पता लग जाएगा 1, सेल्युलर के लिए हमारे पास है सेल, मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल है, और यही एक सेल सारी की सारी बॉडी का काम करने वाली है। एक सिंगल सेल इन ऑर्गेनिज्म को सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करती है। What a great thing, right? हमारी बॉडी में तो इतने सारे सेल्स हैं, फिर भी कभी कभी फंक्शंस जो हैं इधर उधर हो जाते हैं। तो ये सिर्फ हमारी बॉडी में नहीं है बेटा, ये यूनिसेलुलर में भी होता है। इसका रीजन ये है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, राइट। हमारे अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रही हैं, और ऑब्वियसली हम मशीन नहीं है। इवन मशीन से भी गलतियां हो जाती हैं, हम तो है ही नहीं मशीन, तो हमारी बॉडी में तो छोटी मोटी गलतियां होना जाहिर सी बात है। तो जब अब हम बात कर रहे हैं अब मल्टी सेलुलर की, तो मल्टी का मतलब होता है मैनी, अगेन सेलुलर का मतलब हो जाएगा सेल्स। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे जिनके पास एक से ज्यादा सेल्स हैं। सो ऑर्गेनिजम्स विद मोर देन 1 सेल। और एग्जाम्पल्स आई वॉन्ट यू टू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं, मतलब ये है कि आपको मजा आ रहा है, और अगर मजा आ रहा है तो बिल्कुल से इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको बार बार ये वीडियोस देखने को मिले और आप एंजॉय करते रहें। एंड आई एम श्योर दैट इफ यू विल एंजॉय ऑल दीज थिंग्स, यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद स्टडीज। आपको पढ़ाई से प्यार हो जाएगा, और वही तो हमारा मकसद है ना,
पढ़ाई से प्यार तो भाई बस सारी चीजें आराम से कंप्लीट हो जाएंगी, नंबर भी आ जाएंगे, मजा भी आ जाएगा और लाइफ भी एकदम चंगी चलने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा रहता है, यहाँ पे रहता है हमारे पास यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। मतलब पता लग गया, सारी चीजें अब तो मैम हम खुद ही कर लेंगे, तो मैं थोड़ी हेल्प कर दूं आपकी। यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में। स्टार्ट करेंगे सेल नंबर से। यूनि 1 मतलब कि ओनली सिंगल सेल है और वो सिंगल सेल थोड़ा सा सिंपल होगा, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। मल्टीसेलुलर में सेल जो है वो नंबर में ज्यादा होते हैं और थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे ही ऑर्गेनिजम्स के कॉम्प्लेक्स होंगे, डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म खुद कितना कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि स्पाइरोगायरा होता है हमारे पास, वो भले ही मल्टीसेलुलर है, उसके पास बहुत सारे सेल्स हैं, बट उसकी बॉडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सी लाइफ जीता है वो बेचारा, ठीक है। वहीं पे हम है, हमारी बॉडी बड़ी भी है और हमारे अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं और उन चीज़ों को करने के लिए ऑब्वियसली हमें थोड़े से कॉम्प्लेक्स सेल चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ही वैरायटी आपको मिल जाएगी, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। देन अगर हम बात करें कि भाई ये काम क्या कर रहे हैं, इनका फंक्शन क्या है, तो एक सिंगल सेल सारे के सारे फंक्शन कर रहा है। सोचो कितना मल्टीटास्किंग है ये। वहीं पे मल्टीसेलुलर, क्योंकि घर में लोग ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, लोगों को काम बांट देते हैं। तुम बर्तन धुलो, तुम पोछा लगाओ, तुम झाड़ू लगाओ, तुम मार्केट से सब्जी लेके आओ। और वहीं अगर किसी के घर में सिर्फ एक ही मेंबर है तो वो सारे काम उसको करने पड़ेंगे, तो वो हाल हो जाता है यूनिसेलुलर में। और जहां काम बढ़ रहा है वो है मल्टीसेलुलर, अलग अलग सेल्स जो है वो अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस जो है परफॉर्म करते हैं। इतना क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है, काम को बांटना, कि तुम्हारी कैपेसिटी कैसी है उस हिसाब से हम काम बांटेंगे। तो यहां तो वो ऑप्शन ही नहीं है, सिंगल सेल है भाई, मेरे पास तो चाह के भी ऑप्शन नहीं है कि मैं काम ना करूं क्योंकि मैं अकेला हूं। तो यहाँ पे वो तो पहली बात परफॉर्म ही नहीं होते हैं, नॉट इवन रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। अब मल्टीसेलुलर में है बहुत सारे सेल। ऑब्वियसली सारे सेल्स जो हैं वो जरूरी नहीं कि सेम हो, और जब सेल्स अलग हैं तो उनकी कैपेसिटी भी तो अलग होगी ना। तो डिपेंडिंग ऑन कि वो कैसे सेल्स हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो अलॉट किए जाते हैं। और यही मतलब होता है डिवीजन ऑफ लेबर का। 3 पॉइंट डिस्कस हो गए, 3 और करना है तो थोड़ी देर और सुन लीजिए मुझे, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला पॉइंट आता है रिप्रोडक्शन, मतलब कि जो न्यू सेल्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे। यूनिसेलुलर में अगेन जो सिंगल सेल है वही इसमें इन्वॉल्व होने वाला है और वो अलग अलग मेथड्स फॉलो करके जो डिवीजन है वो करेगा। यहाँ की अगर हम बात करें तो हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, स्पेशली जब हम अपनी बात कर रहे हैं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, उनके केस में जर्म सेल्स होते हैं वो, ठीक है। स्पेशलाइज्ड सेल जिन्हें हम जर्म सेल कहते हैं वो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं और न्यू जो प्रोजेनीज हैं वो बनाते हैं। देन अगर हम बात करें कि भाई ये सेल का खुद का जो ये ऑर्गेनिजम्स है इनकी लाइफ जो है वो कैसी होती है, तो एक अकेला ये सारे काम कर रहा है तो ये थक भी जल्दी जाएगा, है ना, और ये डाई भी जल्दी कर जाएगा। तो इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो होती है बेटा शॉर्ट। एंड अगर हम अपनी बात करें, ऑब्वियसली इंसान कितने साल जीता है, डॉग्स कितने साल जीते हैं, प्लांट्स कब तक रहते हैं, तो इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो लॉन्ग होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द एग्जाम्पल्स। यूनिसेलुलर में एग्जाम्पल्स है हमारे पास अमीबा का, ठीक है। ये सिंगल सेल, इसका कोई खुद का शेप नहीं होता पर ये बहुत काम करता है, इकलौता सारे के सारे काम करता है। हम देखेंगे कि कैसे कैसे काम करता है। देन हमारे पास पैरामीशियम। पैरामीशियम को ना बेटा स्लिपर लाइक सेल भी कहते हैं, चप्पल जैसा दिखता है, थोड़ा बहुत उल्टा चप्पल है, हमारे कैसे थोड़ा उल्टा होता है, इधर अंगूठा रखा है, इधर बाकी उंगलियां, थोड़ा उल्टा है, बट यस ये पैरामीशियम है। एंड कुछ बैक्टीरियाज जो है वो भी यूनिसेलुलर का पार्ट है। वहीं अगर हम मल्टीसेलुलर की बात करें, यहाँ पे आ जाते हैं प्लांट्स। प्लांट्स को हम कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये बेचारे कुछ बोलते तो नहीं है लेकिन कुछ तो फील करते ही है ना, क्योंकि लिविंग है, तो इसको हमेशा साथ लेके चलने वाले हैं। देन हमारे पास आते हैं फंगाई। इसको प्रोनाउंस बेटा फंगाई करते हैं, बहुत लोग फंजी या फंगी बोलते हैं, डू नॉट गो विद दैट, फंगाई बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एंड देन एनिमल्स, बोलेंगे मैम ह्यूमन बीइंग का है, तो ह्यूमन बीइंग एनिमल्स के पार्ट है, सीख लो अब ये, हम भी एनिमल्स में आते हैं। तो ये 3 थे बेटा इसके एग्जाम्पल्स, और ये था जो चीजें आज हमें सीखनी थी। तो आज हमने काफी सारी चीजें सीखी, जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमने आज जानी है। हमने स्टार्ट किया सेल से।
सेल में हमने जाना 7 लोगों के बारे में कि सेल कैसे कैसे आया। सबसे पहले हमने जाना कि भाई डेड सेल्स कहाँ से आए। डेड सेल्स आए थे रॉबर्ट हुक की हेल्प से, जिन्होंने कॉर्क में देखा था। देन दूसरे नंबर पे हमने लिविंग सेल्स के बारे में पढ़ा, जो कि हमें एवी ल्यूवेनहॉक ने बताया था, जिन्होंने डिस्कवरी करी थी पॉन्ड वाटर के सेल्स को स्टडी करके। देन थर्ड नंबर पे हमने सीखा प्रोटोप्लाज्म के बारे में, जो कि बेसिकली हमें पुरकिंजे ने डिस्कवर करके दिया था। देन हमने सेल थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें 3 लोग थे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्लीडेन आए थे। क्लीडेन ने बताया था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो बेसिकली सेल से बने हैं। देन हमने देखा कि स्किवैन जो है ये यहाँ पर एनिमल्स की बात कर रहे थे। देन हमने देखा कि हमारे पास लास्ट में आए थे वर्चाव, जिन्होंने सेल थ्योरी में थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए ये कहा था कि जो न्यू सेल्स बन रहे हैं वो पुराने सेल से बने। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो 6 ही लोग हुए, 7वां कौन है? तो 7वां नाम है उस इंसान का जिसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, और न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये नाम रह गया था, ये मैंने सोचा था कि मैं आपको न्यूक्लियस के टाइम पे बताऊंगी, बट ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं ये आप अभी जान ले तो बेहतर है, क्योंकि सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको बुक में भी इजीली मिल जाएंगे। और अगर बुक में ना मिले तो आप बिल्कुल हमारे नोट्स को रेफर कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। इसके अलावा हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या पढ़ा था हमने। इसके बाद हमने पढ़ा था जी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, है ना। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने देखा, डिफरेंस देखा इन दोनों के बीच का। और लास्टली हमने पढ़ा था यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। और इससे हमें थोड़ा आइडिया लग गया कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं और बाकी ऑर्गेनिजम्स कहाँ है। तो बिल्कुल मज़ा आया ना, मुझे तो बहुत मज़ा आया पढ़ाने में, आई होप कि आपको भी आया हो। और हम जब इन चीज़ों की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने आपके लिए डायग्राम भी रखा है कि देखो जी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऐसे दिखते हैं, जहाँ पे आपको बेसिकली क्रोमोसोम मिलेगा, आपको वहाँ प्लाज्मिड्स मिलेंगे एंड न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या था? न्यूक्लियस था जिसके पास प्लाज्मा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं थी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास मल्टी सेलुलर सेल्स, मल्टी सेल हैं मतलब कि बहुत सारे सेल्स हैं। और ये जो सेल है ये एकदम सिंपल नहीं है, इनमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फ्लूइड वाला पार्ट होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस भी है। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जिस सेल में दोनों ही है, इस पार्ट को हम बेसिकली प्रोटोप्लाज्म कह देते हैं। मतलब प्रोटोप्लाज्म सेल का लिविंग पार्ट है जिसके अंदर हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को ही काउंट करते हैं। देन सेल की कवरिंग होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और प्लांट के केस में ये सेलुलोज से बना हुआ एक सेल वॉल भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एनर्जी जनरेट करने में हेल्प करता है। एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है बड़ा सा प्लांट के सेल में, और एनिमल में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और अगर है तो छोटे होंगे या फिर काफ़ी सारे होंगे। एंड क्लोरोप्लास्ट होता है, ये भी अगेन प्लांट सेल में होता है। तो ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लांट सेल का है, और प्लांट जो है वो मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल है। तो इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर में। तो आई वॉन्ट कि आप लोग यहाँ टिके रहें, ठीक है। थोड़ा और अगर हम आगे चलें, अब ऑर्गेनिजम्स तो हमको पता लग गए कि क्या क्या है हमारे पास। अब थोड़ा अगर आगे चल रहे हैं तो हम देखेंगे कि सेल्स कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो सेल को हम क्लासीफाई कर सकते हैं 2 तरीके से, मतलब कि उनका शेप कैसा है और उनका साइज कैसा है। तो जब हम शेप की बात कर रहे हैं तो जो सेल्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं अपने शेप में, ठीक है। वो लंबे भी हो सकते हैं स्पिंडल जैसे, वो गोल भी हो सकते हैं जो कि हमें आरबीसीज में देखने को मिलते हैं, वो इलोंगेटेड हो सकते हैं जैसे हमें नर्व सेल के केस में मिलता है। तो सेल जो होते हैं ये अलग अलग शेप्स एंड साइजेस में आपके पास अवेलेबल है, और इनका क्या फंक्शन है और क्या पोजीशन है उस हिसाब से ये हमें अपने अपने काम करके देने वाले हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं शेप की ना, तो कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नर्व सेल का। तो नर्व सेल जनरली इनके इलोंगेटेड होते हैं, नॉट ओनली इलोंगेटेड, ये जो सेल्स है ये ब्रांच्ड भी होते हैं, इनकी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। ये नीचे वाला पोर्शन हो जाता है नर्व सेल का, और ऊपर वाला जो सेल का पार्ट है उसमें ऐसे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। तो नर्व सेल के बारे में भी ना हम 9th क्लास में ही पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके अगले चैप्टर में आएगा। तो ऐसा सा नर्व सेल दिखता है। देन अगर हम बात करें
आरबीसीज की, आरबीसीज डिस्कॉइड होते हैं, मतलब थोड़े से स्फेरिकल होते हैं और बीच में ना इनका थोड़ा सा गड्ढा होता है, बाइकनकेव कहते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि इसको थोड़ी जगह देनी होती है ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए। तो ये जो है ना, ये जो शेप है इसकी वजह से हम कहते हैं कि आरबीसीज डिस्कॉइड होते हैं एंड दे आर ऑल्सो बाइकॉनकेव। दोनों ही तरफ से गड्ढे देखने को मिलेंगे, मतलब कि जो इसका शेप है कुछ ऐसा सा होगा। केव याद है ना, केव का क्या मतलब होता है? गुफा। गुफा क्या होती है? गहरी होती है। तो केव वर्ड जब भी आए, कॉनकेव मतलब कि जो इसका मेन साइड होगा वो गड्ढे वाला होगा। तो जो आरबीसीज हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं। देन अगर हम आगे चले तो मसल सेल की बात करते हैं। जो हमारे मसल्स हैं, इनके जो बॉडी में शेप होते हैं वो होते हैं स्पिंडल। ये रे स्पिंडल शेप कैसा होता है? इसके जो दोनों एंड्स हैं वो एकदम पतले से होंगे और बीच से ये मोटा होगा। टेपरिंग एंड्स होते हैं इनके और बीच से थोड़ा सा मोटा होता है। और ये सारे अच्छे से अलाइंड होते हैं जिस वजह से हमारे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं। ये थे कुछ एग्जाम्पल्स। इसके अलावा अगर हम सेल्स को देखें तो हमारे पास है बोन का सेल, मतलब जो हड्डियों में सेल मिलता है, ठीक है, उनका भी अपना खुद का नाम है। देन हमारे पास स्ट्रिप्ड मसल फाइबर्स हैं। ओवम एंड स्पर्म, ये जो है ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। स्पर्म मेल्स के केस में पाया जाता है और ओवम जो है ये फीमेल्स के केस में पाया जाता है और ये जनरली स्फेरिकल होता है शेप में। देन जो हमारे ब्लड वाले सेल्स हैं, आरबीसीज हमने देख लिया, डब्ल्यूबीसीज भी है हमारे पास, एंड मसल फाइबर्स जो कि हार्ट में होते हैं ना, वो कुछ ऐसे से दिखते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि कितने अलग अलग शेप्स हैं। और ना ही इनके सिर्फ शेप, इनके फंक्शंस भी बेटा अलग अलग होते हैं और इसी हिसाब से इनकी पोजीशन होती है कि ठीक है ये हार्ट के मसल्स हैं, ये ऐसे दिखते हैं, ये काम क्या करेंगे, ये हार्ट के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करेंगे और अल्टीमेटली हमारा हार्ट जो है वो अच्छे से काम कर पाएगा। मसल वाले सेल मसल्स में प्रेजेंट होंगे, कौन से मसल में प्रेजेंट है उस हिसाब से इनका नाम है। तो ये मसल, हार्ट वगैरह हम सब डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th में ही। तो बिल्कुल आप ये सब चीज़ें पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं। चलो थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि साइज के बेसिस पे हमारे पास कैसे कैसे सेल्स हैं। तो अगर साइज की बात करें तो जनरली हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, जो छोटे वाले हैं, और कुछ होते हैं जो बड़े होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच का अंडा। एग जो है वो भी तो एक सेल है ना, और वो इतना बड़ा है। ऑस्ट्रिच का अंडा तो सब देख सकते हैं। तो इसका साइज अगर हम बताएं तो ये वेरी करता है 0.2 माइक्रोमीटर से लेके 18 सेंटीमीटर तक। एंड अगर हम बात करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की तो देख लेते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म उनका जो सेल है वो कैसा है। तो एक टिपिकल सेल की हम बात करें जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलता है तो उसका साइज जनरली 2 से 120 माइक्रोन में डिफर करता है। ये इसकी रेंज है। लार्जेस्ट सेल जो हमें देखने को मिलेगा वो है ऑस्ट्रिच का एग। ठीक है, ऑस्ट्रिच का एग लार्जेस्ट सेल है। अदरवाइज अगर अपनी बॉडी का लार्जेस्ट सेल आ जाए, ठीक है, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी, तो अगेन वो एग ही है। जो फीमेल के अंदर ओवम होता है ना, वो जो है वो लार्जेस्ट सेल है। देन अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट सेल की, मतलब सबसे लंबा सेल जो है वो नर्व सेल है हमारी बॉडी का। इवन सबसे लंबा नर्व सेल अगर हम बोले, पता है किसका है? ब्लू व्हेल का। व्हेल भी तो इतनी बड़ी होती है, उसका नर्व सेल भी काफी बड़ा है जिसका साइज ऑलमोस्ट अराउंड 1 मीटर हो सकता है। देन अगर हम सबसे छोटे सेल की बात करें, सबसे छोटा सेल जो है हमको माइकोप्लाज्मा में देखने को मिल सकता है या फिर पीपीएलओज में देखने को मिल सकता है। तो पीपीएलओ क्या होता है? पीपीएलओ की मैं फुल फॉर्म यहां लिख देती हूं। पीपीएलओ होता है प्लूरो निमोनिया। निमोनिया के स्पेलिंग में एन आता है, पर जो स्पेलिंग देखेंगे ध्यान से उसमें पहले पी आएगा, ठीक है, पी साइलेंट है। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, पीपीएलओ। तो ये है सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि जनरली स्मॉलेस्ट सेल कंटेन करते हैं। देन अगर हम सेल की ही बात करें तो सेल, क्योंकि हमने देखा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी पाया जा रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी पाया जा रहा है, और ये अकेले बहुत सारे काम कर पा रहा है। तो अगर ये बहुत सारे काम कर रहा है मतलब इसमें कुछ कंपोनेंट्स होंगे ना, तो बिल्कुल इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें से कुछ कहलाते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। और अगर हम बेसिक 3 सेल ऑर्गेनेलीज, नॉट सेल ऑर्गेनेली, बेसिक 3 कंपोनेंट की बात करें कि हर सेल में ये तो होगा ही होगा, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कि सेल की आउटर
कवरिंग, देन उसमें होता है न्यूक्लियस। ऑब्वियसली काम करवाने के लिए कोई चाहिए ना जो कि सारी चीजें गवर्न करे, तो उसमें होगा न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये रहा, न्यूक्लियस हमारे पास ये रहा, और फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर काफी सारे सेल ऑर्गेनेल्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे जो कि साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो ये है बेसिक 3 कंपोनेंट जो कि सेल में हैं, और इन सब चीज़ों को हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बट मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम दोबारा आगे की चीज़ों के लिए। और आज जो भी हमने पढ़ा है उसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप स्कोर प्लस ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और वो आपका ना वन स्टॉप शॉप होगा कि मैंने बस ये ऐप डाउनलोड किया और मुझे यहाँ पे नॉट ओनली बायो, बाकी सब्जेक्ट्स के भी नोट्स वगैरह मिल गए। तो बिल्कुल आप डाउनलोड करिए ताकि आपको सारी चीज़ें मिल जाएँ। और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो और आपको और सीखना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दैट इज स्कोर प्लस। और बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा, और अगर आपके जो भी कमेंट्स हो आप बिल्कुल मेंशन करना, मैं उन सबको ज़रूर पढ़ूंगी। एंड तब तक के लिए ऑल ऑफ योर एडवाइस टू स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।